हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेल। आज इसको एक शॉर्ट में ख़त्म करने वाले हैं और इसको एकदम जल्दी में क्या करने वाले हैं ना, हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, डिवीजन लेक्चर होने वाला है 15 से 20 मिनट का। तो बात करते हैं सेल की। और सबसे पहले तो बात ये है ना कि सेल होते कितने तरह के सेल होने वाले हैं और किस बेसिस पे सेल को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सेल हम लोग को मिलने वाले हैं दो तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 सभी क्लास में पढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि सेल होने वाले हैं दो तरह के। एक तो होगी जिसका नाम होने वाला है प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, एक ऐसा सेल जिसका नाम मैंने बोला है प्रोकार्योटिक एंड द अदर वन इज यूकार्योटिक सेल। ओके, अब बात ये है कि ये सेल को हमने प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक किस बेसिस पे बोला है। तो मैंने बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। जब बात करते हैं ना न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, तो हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा इवोल्यूशन को। ये वैसे सेल्स थे ना जो धरती पे सबसे पहले आए थे, जिनका न्यूक्लियस कैसा था, प्रिमिटिव था। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जिसके पास न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव कहने का मतलब पुराने ज़माने के, मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर्स क्या होगा, मिसिंग भी होगा। और मैंने बोला कि अभी जो नॉर्मल जो मार्केट में सेल देखते हैं ना, उसका जो न्यूक्लियस होगा और इसका न्यूक्लियस, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मैंने बोला कि इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा। और इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है। और न्यूक्लियोइड कहने का मतलब क्या हुआ, तो मैंने बोला कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता है। जब बात करते हैं यूकार्योटिक सेल की, तो मैंने बोला कि इसमें जो न्यूक्लियस होगा उसमें होने वाला है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको मिलने वाला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगा। ओके, दो चीज़ें अभी तक हम लोग देखे हैं। मैंने बोला सेल कितनी तरह के होंगे, दो तरह के होने वाले हैं, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक। किस बेसिस पे बोले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें प्रिमिटिव था इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहेंगे। और मैंने बोला कि इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूकार्योटिक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होने वाला है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो आपको तो ध्यान में रखना है ना कि प्रोकार्योटिक सेल में दुनिया में जितने सारे बैक्टीरिया हैं सारे के सारे आने वाले हैं प्रोकार्योटिक सेल में। और आपने किंगडम मोनिडा में पढ़ा कि वो प्रोकार्योटिक होता है, तो बस वही बात यहाँ पर भी जानना है। ठीक है, ये हो गया यूकार्योटिक सेल। तो रिमेनिंग जितना भी दिख जाए ना सब यूकार्योटिक में, मतलब हम लोग भी यूकार्योटिक सेल होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, दोनों को बारी बारी से कंप्लीटली अच्छे से देखते हैं। ठीक है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक की सेल स्टोरी के बारे में एक बात है कि जो सेल है ना उसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था और वो जो सेल था ना वो डेड सेल था। तो थोड़ा सा चर्चा उस पर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाले हैं सेल का डिस्कवरी। और मैंने बोला कि जो सेल था ना उसको सबसे पहले पता करने वाले, खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो मैंने बोला कि वो रॉबर्ट हुक था। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। ये जो सेल्स था ना, ये सेल डेड सेल था। ठीक है, और मैंने बोला कि ये जो सेल था कहाँ से लिया गया था, तो उन्होंने देखा था बार्क ऑफ द ट्री से इसको फाइंड किया था। और इस सेल का नाम क्या था, तो मैंने बोला कि ये कॉर्क सेल्स थे, कॉर्क सेल्स। और इनका स्ट्रक्चर देखने में कैसा था, तो लुक्स लाइक हनीकॉम्ब लाइक। हाँ, इतनी बात तो आपको ध्यान में रखना है। मैंने बोला कि दुनिया का जो सबसे पहला सेल था किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में। और ये सेल कैसे थे, डेड सेल्स थे। कहाँ से खोजा गया था, तो बार्क ऑफ द ट्री, ट्री का जो बार्क होता है, छाल जो होता है। और मैंने बोला उस सेल्स का नाम क्या था, कॉर्क सेल्स। और ये कॉर्क सेल्स जो होते हैं ना वो मतलब कैसे देखने में लग रहे थे, हनीकॉम्ब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। इस बात को ध्यान में रखना है।
जब बात करेंगे लिविंग सेल की तो वहाँ पे आने वाले हैं एंटोवान लीवेनहॉक, जिन्होंने क्या किया था, तो लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। इतना बात तो हम लोग को ध्यान में रखना है। अब बारी बारी से दोनों चीज़ पढ़ेंगे, और प्रोकार्योटिक सेल को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने किंगडम मोनिरा देखा और उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोकार्योटिक सेल्स का ही होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योटिक सेल में सबसे पहले तो ध्यान रखना है ना कि अगर मैंने एक सेल बनाया है, ये हमारा सेल का मेम्ब्रेन होगा। मैंने बोला कि इसके बाहर में एक और स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं सेल वॉल, और इसके बाहर में एक और स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग कहने वाले हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये 3 लेयर। मैंने बोला कि ये क्या दिखेगा, तो ये दिखने वाला है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद ये कहाँ होगा, तो मैंने बोला कि ये होने वाला है सेल वॉल, और जो सबसे अंदर में है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो हमको ये चीज़ तो दिखने वाला है। सेल वॉल नॉट कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होंगे, ज़रूरी नहीं है। किसी किसी में होता भी है, किसी किसी में नहीं भी होगा। उसके बाद अगर मैंने बोला कि इसमें क्या मिलने वाला है, तो इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होगा, लेकिन इसमें होने वाला है न्यूक्लियाइड। और न्यूक्लियाइड कहते हैं वैसा न्यूक्लियस को जो वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसमें आपको साइटोप्लाज्म भी दिखेगा, साथ ही साथ इसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये जो मैंने ग्रैन्यूल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया है, इट इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम तो इसमें दिखने वाला है। और क्या होगा इसमें, तो मैंने बोला कि इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिसको हम लोग ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जो फूड का स्टोरेज करता है। तो ग्रैन्यूल्स का फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज करना। अब मैंने बोला कि ये बैक्टीरिया का कोई सेल, बैक्टीरिया ठीक है, या फिर प्रोकार्योटिक सेल है, और मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें होता है फ्लैजेला जो सेल वॉल से इमर्ज करता है। ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला होगा ना वो सेल वॉल से इमर्ज करता है। लोग दिक्कत कहाँ पे करेंगे, कोई सेल मेम्ब्रेन से निकाल देगा, कोई ग्लाइकोकैलिक्स से निकाल देगा, नहीं, सेल वॉल से इमर्ज करने वाला है। और ये क्या है, तो मैंने तो बोल दिया कि ये होने वाला है फ्लैजेला। और ये जो फ्लैजेला है ना, ये लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, मतलब बैक्टीरिया के या फिर सेल के मूवमेंट में हेल्प करने वाला है। अब मैंने बोला कि क्या इस बैक्टीरिया में और भी कुछ होने वाला है क्या, तो हाँ होंगे। इसमें हम लोग को कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और भी देखने को मिलते हैं, और मैंने इस स्ट्रक्चर्स को नाम दिया है, इसका नाम होता है फिम्ब्राई। ठीक है, ये बात हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि ये क्या होगा, ये होने वाला है फिम्ब्राई। ओके, अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, जैसे अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ ना, तो बैक्टीरिया में जैसे मैं अभी बात करता हूँ रिप्रोडक्शन की, कि बैक्टीरिया में क्या रिप्रोडक्शन होता है, तो हाँ होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाँ वो भी होगा। सेक्सुअल होता है क्या, हाँ सेक्सुअल भी होता है। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होने वाला है, और वो 3 तरह के होंगे जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, अब सारे स्ट्रक्चर्स को बारी बारी से ध्यान से देखते हैं और थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले आप देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और थोड़ा बहुत जानेंगे सेल वॉल के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में सारा डिटेल मैंने आपको किंगडम मोनिरा वाले सेक्शन में दे दिया है, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जब बात करते हैं सेल वॉल की, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है, तो याद तो ये रखना है ना कि बैक्टीरियल सेल वॉल क्या का बना हुआ होगा, म्यूरिन का बना हुआ होगा। म्यूरिन या फिर इसी को कहते हैं म्यूरामिक एसिड। बैक्टीरिया के सेल वॉल को ही क्या कहते हैं, म्यूरामिक एसिड कहते हैं, मतलब बना हुआ होता है उसका। या फिर इसको एक और नाम से जान सकते हैं, और मैंने बोला कि वो क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। एक बहुत ही खास बात ये है कि दुनिया का कोई भी सेल वॉल होगा वो कार्बोहाइड्रेट तो उसमें होना ही होना है। इनको हम लोग और किसी नाम से जानते हैं क्या, हाँ, इसको सिंपली कह देते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर। शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने बोला कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगा ना, वो या तो म्यूरिन का बना हुआ होगा, उसी का नाम म्यूरामिक एसिड होने वाला है, और उसी को कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन। और जब इसको फर्दर हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें जो इसका जो छोटा यूनिट होता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको अगर फर्दर मैंने तोड़ दिया, ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। अब ये क्या है, तो गैलेक्टोसा तो समझ में आ रहा है कि इसमें गैलेक्टोज होने वाला है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है।
N का मतलब क्या है, तो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग है। सिंपल शब्दों में कहें तो आपको याद रखना है कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर का बना हुआ होगा, जिसका नाम म्यूरिन, म्यूरामिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकेन कुछ भी कह सकते हैं, और इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने पे ये कंपोजिशन मिलने वाला है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। ठीक है, अब इसके बाद और क्या होगा, तो हम लोग अब चर्चा करेंगे सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन को चर्चा करने से पहले थोड़ा बहुत परमेबिलिटी को समझना होगा। परमेबिलिटी कहने का अर्थ क्या होता है, ये मूवमेंट को दिखाता है ना, सेल में मूवमेंट कैसे हो सकता है। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे परमेबिलिटी, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारा नाम होगा, हम लोग पढ़ेंगे, सभी को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। मैंने बोला परमेबिलिटी, आपको 2-3 टर्म्स मिलेंगे यहाँ पे। पहला तो परमिएबल समझना है, दूसरा मैंने बोला कि एक होगा सेमी परमिएबल, और समटाइम्स आप देखोगे सिलेक्टिव परमिएबल। ये 3 चीज़। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, ये बाहर का एक मेम्ब्रेन है, तो सेल के अंदर क्या कुछ भी चला जाएगा क्या, नहीं। तो सेल है ना, जो सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है, किसी को जाना है किसी को नहीं जाना है, जाहिर सी बात है वो टॉक्सिन सब्सटेंसेस को रोकेगा, जहर को रोकने वाला है। तो मैंने बोला परमेबिलिटी कहने का मतलब कि कितनी आसानी से कोई भी चीज़ अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। सेल के बारे में एक खास लाइन होती है ना कि सेल रिप्रेजेंट एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कहने का मतलब सेल का इंटरैक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ, मतलब कुछ चीज़ें अंदर भी आती है और कुछ चीज़ें बाहर भी जाती है। मैंने बोला कि ये सेल है तो सेल के अंदर तो कुछ आएगा ना, इसी चीज़ को तो परमेबिलिटी कहते हैं। मतलब ये कि अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है तो आसानी से अंदर जाएगा, और अगर परमेबिलिटी कम है तो इसका मतलब है कि आसानी से अंदर नहीं जाने वाला है। सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो होता है सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देगा, सभी चीज़ नहीं जा सकती हैं। जैसे आप अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन बना होता है 2 चीज़ों का। मैंने बोला सॉल्यूशन बना होता है 2 चीज़ों का, एक तो होगा इसमें सॉल्यूट और दूसरा होने वाला है इसमें सॉल्वेंट। मैंने बोला कि ये सिलेक्टिवली परमेबल जो भी होने वाला है मेम्ब्रेन, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करेगा ना, सिलेक्टेड सॉल्वेंट्स तो जाएंगे, सॉल्यूट सारा का सारा नहीं जा पाएगा। सॉल्वेंट तो अंदर जा रहा है, सॉल्यूट सारा नहीं जा पाएगा, सिलेक्टेड ही जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल। ऐसा नहीं कि कोई भी मुँह उठा के चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो याद रखना है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होगा, सेमी परमेबल कुछ हद तक उसी तरह का है, लेकिन इसमें इतना समझना है ना कि जैसे देखो समटाइम्स हम दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि इसमें सॉल्यूट्स जाएंगे लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में जाने वाले हैं, मतलब सिलेक्टेड हैं, इसमें भी जाएगा लेकिन उस तरह से नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कॉम्पोजिशन की, कि सेल मेम्ब्रेन बना कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किसने डिस्कवर किया था और इसमें क्या मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है प्लाज्मा लेमा। पहला नाम प्लाज्मा लेमा भी इसे ही कहेंगे, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहेंगे। और कुछ कह सकते हैं क्या, हाँ कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये 3 नाम तो आपको नॉर्मली जानना ही है कि प्लाज्मा लेमा बोलूँ मैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूँ, या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलूँ, तीनों का मतलब तो सेम ही होने वाला है। और सबसे आसान शब्दों में समझे तो ये बात तो ध्यान में रखना है, देखो सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारा मॉडल था, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, अलग अलग मॉडल देते गए कि ऐसा होता होगा ऐसा होता होगा, लेकिन अभी जो हम लोग रिसेंट में जो स्टडी करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो इसका फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। हम लोग जो मॉडल अभी पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन का, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। जो दिया किसने था, 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था क्या, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
ये मॉडल एक्सप्लेन क्या करता है इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो दिया था सिंगर एंड निकलसन नाम के साइंटिस्ट ने। तो अभी मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। अभी तक पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर लिए, मतलब बैक्टीरिया के बारे में जाने, पहले भी पढ़ चुके थे। फिर हम लोग थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में जाने, बैक्टीरिया के सेल वॉल। तो या तो ये रखना है ना, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का, लेकिन बैक्टीरिया का सेलुलोज का नहीं होगा। क्या का होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन का होने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ सेल मेम्ब्रेन का, तो क्या होगा? मैंने बनाया है यहाँ पे एक सेल, इसको यहाँ से कट करते हैं इस मेम्ब्रेन को, और थोड़ा सा जूम करके देखते हैं क्या होने वाला है। तो जब जूम करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये क्या है, ये क्या होने वाला है, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने बोला कि ये क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे और अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा चल रहा है इस चैप्टर का। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, कार्टून नहीं है ये, है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये है हमारा लिपिड का मॉडल, लिपिड का मॉलिक्यूल। मैंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ से कट किया, जूम किया, तो क्या दिखेगा? तो हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये लिपिड का एक लेयर ऊपर से लाइन से सरियाया हुआ, तो एक लेयर तो ये हो गया, और दूसरा लेयर यहाँ पे दिखने वाला है नीचे से सरियाया हुआ है। तो मतलब तो ये हुआ कि इसमें क्या होगा? तो लिपिड का बाइलेयर होगा। अब मैंने लिपिड बोला है, कोई बोलेंगे फॉस्फोलिपिड होता है, तो हाँ होता है, इस लिपिड का नाम फॉस्फोलिपिड होने वाला है, फॉस्फोरस कंटेनिंग होगा। ये बीच में क्या बना हुआ है? तो मैंने बोला कि ये जो है, ये है हमारा प्रोटीन। और प्रोटीन रैंडमली कहीं पर भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता है। प्रोटीन अलग अलग टाइप के भी होते हैं। मैंने बोला कि समटाइम्स यहाँ सरफेस से दिखेगा, कोई पूरा का पूरा धंसा हुआ है, और कोई सरफेस पे है। तो प्रोटीन दो तरह के दिखेंगे। ये प्रोटीन सरफेस पे है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये, और ये अंदर धंसा हुआ है दो मेम्ब्रेन के बीच में। तो मैंने बोला कि इस प्रोटीन का नाम क्या होगा? तो ये होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब सेल मेम्ब्रेन में क्या सिर्फ यही दोनों होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल भी होगा, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट भी होगा, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, इसका मेन कंपोजिशन प्रोटीन और क्या मिलेगा? लिपिड मिलेगा। लिपिड का टू लेयर, एक लेयर तो ये ऐसा पूरा सजाया हुआ ऊपर में, एक नीचे में, ये ध्यान में रखना है। और इसमें प्रोटीन जहाँ तहाँ एम्बेडेड है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन? तो याद ये रखना है कि ये चैनल्स बनाते हैं। चैनल्स कहने का अर्थ हुआ रास्ता बनाने का काम करते हैं। मतलब सेल के अंदर किसको जाना है, किसको नहीं जाना, तो ये रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। टनल की तरह यहाँ से अंदर जाना है तो बस इसके थ्रू होते हुए चला जाएगा। इसका फंक्शन क्या होने वाला है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का? तो मैंने बोला कि ये रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, और रिसेप्टर का नाम आप पहले भी सुन चुके हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये क्या क्या करने वाले हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो चैनल बनाएगा, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना, वो क्या बनाने वाला है? रिसेप्टर्स बनाने वाला है। अब इसमें मैंने बोला है कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है लिपिड का, इसकी कुछ खास बात होती है। खास बात तो ये होती है कि ये एम्फीपैथिक होता है। और एम्फीपैथिक कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको पोलर हिस्सा भी दिखने वाला है, और इसमें आपको नॉन पोलर हिस्सा भी दिखने वाला है। मतलब ये कि इस मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा वाटर लविंग होगा, और कुछ हिस्सा वाटर को हेट करेगा, मतलब हाइड्रोफोबिक होने वाला है। ये जो है ना, इसको मैं कहता हूँ हेड, और हेड जो होता है वो होता है पोलर, मतलब वाटर लविंग होता है। और ये है हमारा टेल, और जो टेल होता है ना, ये क्या होगा? तो मैंने बोला कि ये होने वाला है नॉन पोलर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो क्या क्या समझ में आया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें लिपिड मिलेंगे। लिपिड का दो लेयर है। लिपिड का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें हेड दिखने वाला है, टेल दिखने वाला है। हेड जो होगा वो पोलर होगा, मतलब हाइड्रोफिलिक होगा। टेल जो होगा नॉन पोलर, मतलब हाइड्रोफोबिक होगा। इसका दो लेयर है ना, बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या है? तो प्रोटीन एम्बेडेड है। प्रोटीन कितनी तरह के हो सकते हैं? दो। कौन कौन से हैं? एक तो मैंने बोला कि पूरा धंसा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल प्रोटीन।
अगर मैंने बोला कि ये सरफेस पे है तो क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन चैनल्स बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा, तो रिसेप्टर्स की तरह काम करेंगे। हार्मोनल एक्शन में आपने सुना होगा रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे बाइंड करने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या इसमें सिर्फ यही दोनों है, तो मैंने बोला कि नहीं, ये मेन कंपोजिशन है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, फैट और भी मिलने वाले हैं, अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, लेकिन ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल वॉल जाना थोड़ा बहुत, और सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा हिस्सा अलग अलग का मैं थोड़ा बता देता हूँ और, ठीक है। जैसे हम लोग क्या क्या जाने अभी तक, हम लोगों ने देखा कि अगर मैं सेल वॉल लिखूँ यहाँ पे तो 3 ही तो पढ़ना है ना। जैसे मैंने बोला कि प्लांट है इसे, तो प्लांट में सेल वॉल होता है सेलुलोज का, ये जानना है। दूसरा मैंने बोला कि अगर हमारे पास है फंजाई या फिर फंगस, तो फंजाई में काइटिन का होगा। और अगर मैंने बोला है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। ठीक, यही 3 तो जानना है। अगर हम लोग और अच्छे से जानेंगे तो पता चला कि ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट हैं। और डेट्स वाई मैंने बोला था कि दुनिया का कोई भी सेल वॉल होगा उसमें तो कार्बोहाइड्रेट होना ही होना है। सेलुलोज, काइटिन या पेप्टिडोग्लाइकेन, ये तीनों के तीनों शुगर होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ध्यान में रखना है, तीनों का सेल वॉल अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों के बारे में समटाइम्स पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स शुगर, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या देखोगे तो लिखा रहेगा कि कॉम्प्लेक्स शुगर, तो उस शुगर का नाम ही है ये। जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ और भी मिलेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी मिलने वाले हैं। खैर, अब हम लोग जो लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज का क्लास का, वो है न्यूक्लियस, जिसको एकदम अच्छे से समझना है। ये न्यूक्लियस एक ऐसा हिस्सा है ना जहाँ पे लगभग जनता को क्या है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैंने बोला कि ये है हमारे पास एक सेल, और मैंने बोला कि ये है न्यूक्लियस। लेकिन क्या देखने में ऐसा ही होता है क्या, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से जूम करते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। और जूम करेंगे तो देखते हैं कि न्यूक्लियस कैसा होगा। तो ध्यान से देखना है, मैं बना रहा हूँ न्यूक्लियस, थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। क्या क्या देखने को मिलने वाला है इसमें, तो एक चीज़ देखोगे, ये जो न्यूक्लियस है ना, पहली बात तो याद रखना है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे कुछ क्या किया ना, पोर बना दिया है। ये पोर, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर में कुछ डार्क मटेरियल दिखेगा और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। मैंने बोला कि ये होगा न्यूक्लियोलस। ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये किसका पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस का। मैंने बोला कि इसके अंदर समटाइम्स फ्लूइड, आपको समटाइम्स नहीं, फ्लूइड तो मिलना ही मिलना है, और उस फ्लूइड का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या क्या देखें अभी तक, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, अंदर में जो डार्क मटेरियल है न्यूक्लियोलस होगा, इसमें लिक्विड है भरा हुआ, मैंने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे। अब क्या देखना है कि इस न्यूक्लियोलस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए, आरएनए, ये सब इसी के अंदर मिलने वाला है, न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोलस के बारे में खास बात तो ये होती है ना कि ये फैक्ट्री होता है। किस चीज़ का फैक्ट्री है, तो मैंने बोला फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, या फिर राइबोसोमल फैक्ट्री, सीधे शब्दों में क्या है, राइबोसोमल फैक्ट्री है ये, मतलब यहाँ पे राइबोसोम बनने वाले हैं। तो मैंने लिख दिया है राइबोसोमल फैक्ट्री। मतलब अगर पूछा जाए कि बताइए सेल के अंदर में राइबोसोम कहाँ पर बनते हैं, तो याद रखना है कि वो न्यूक्लियोलस है जहाँ पे राइबोसोम बनने वाले। राइबोसोम के बारे में मैंने पहले भी बताया है, राइबोसोम क्या होने वाला है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसका फंक्शन क्या है, तो ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करना।
ये दुनिया के हर एक सेल में होगा, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये दुनिया के हर एक सेल में मिलने वाला है। मैंने बोला कि ये राइबोसोम कहाँ पर बनेंगे, तो मैंने बोला कि ये न्यूक्लियोलस में मिलने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा चर्चा हम लोग और क्या करेंगे, तो हम लोग को थोड़ा सा जानना होता है जेनेटिक मटेरियल के बारे में। डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन क्या है। और ये हिस्सा मैंने आपको न्यूक्लियस, ये डीएनए पैकेजिंग में भी पढ़ा है पूरा का पूरा। तो अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप वहाँ पर रेफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी होने वाला है। ठीक है, मैंने बोला कि हम लोग को पढ़ना है अभी किसके बारे में, तो डीएनए पैकेजिंग, उसी चीज़ का नाम है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है क्रोमोसोम, क्या होता है जीन, ये सारा कुछ। अगर आपको कभी याद आ रहा होगा तो मैंने बताया था कि हिस्टोन नाम का कुछ प्रोटीन होता है और उसके मॉलिक्यूल्स मिलकर 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाने वाले हैं हिस्टोन का ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन उससे बना है हिस्टोन ऑक्टामर, और अगर उसमें मिल गया है डीएनए तो ये दोनों मिलके कहलाते हैं न्यूक्लियोसोम। और अगर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हैं तो कहलाएगा बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। जिसको हम लोग कंडेंस करते हैं। अगर ये कंडेंस होगा, कंडेंस का मतलब वो ये स्ट्रक्चर अगर कॉम्पैक्ट होगा तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाने वाला है क्रोमैटिन। और अगर ये फिर से कंडेंस होगा NHC के कारण, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, उसके कारण, तो ये क्या कहलाएगा, मैंने बोला कि ये कंडेंस होगा, तो ये कहलाने वाला है क्रोमोसोम कहलाने वाला है। समझना क्या क्या है। क्रोमोसोम बना है क्रोमैटिन का और क्रोमैटिन बना है न्यूक्लियोसोम का, जो बना होता है डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम का केमिकल नेचर क्या होगा, तो ये बना हुआ है डीएनए का और प्रोटीन का। अगर मैंने बोला कि क्रोमैटिन का केमिकल नेचर क्या है, तो ये भी बना हुआ है डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। न्यूक्लियोसोम का केमिकल नेचर क्या होगा, तो ये भी तो उसी का बना है ना। मतलब ये केमिकल नेचर तो तीनों का सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पे है। क्रोमैटिन ऑलवेज टाइम दिखता है, लेकिन क्रोमोसोम के बारे में चर्चा है ना कि ये वनली अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये सिर्फ सेल डिवीजन के समय ही दिखने वाले हैं। वनली अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में मेटाफेज में सबसे अच्छा से दिखता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्रोमोसोम मतलब ये कि इसका केमिकल नेचर हो, क्रोमैटिन का हो या न्यूक्लियोसोम का, सबका केमिकल नेचर सेम है। और वो क्या होता है, डीएनए होता है और हिस्टोन ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है, जिसका कुछ टाइप होता है। आप पढ़ोगे H1 पढ़े होगे, H2A, H2B, इस तरह का आपने हिस्टोन प्रोटीन का नाम सुना होगा। ये NHC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने बोला है कि ये होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है क्रोमैटिन को कंडेंस करने में हेल्प करता है, ताकि क्रोमैटिन कंडेंस हो जाए तो बन जाए क्या, क्रोमोसोम। मतलब क्रोमैटिन ही है, बस कंडेंस हो गया है तो क्रोमोसोम कहलाया है। और होता कब है ये, तो सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में कब होता है, तो मेटाफेज में बहुत क्लियरली दिखता है, लेकिन ये दिखता है मतलब स्टार्ट कब होता है, तो लेट प्रोफेज में। सबसे पहला स्टेप है जो, मतलब प्रोफेज के अंत होते होते ये थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाता है और मेटाफेज में क्लियरली दिखता है। ये था हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, क्या क्या पढ़े हम लोग। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल पढ़े। हम लोगों ने देखा कि 2 तरह का सेल्स था, न्यूक्लियस के बेसिस पे था। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं था, उसमें क्या था, न्यूक्लियाइड होने वाला था। सेल वॉल की चर्चा करें, 3 तरह का पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। सेल डिस्कवरी की बात करें तो किसने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोजा था और ल्यूवेनहैक ने उसके बाद में खोजा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में क्या क्या देख लिए, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा और क्या होने वाला है, तो मैंने बोला कि न्यूक्लियोलस राइबोसोमल फैक्ट्री होता है जहाँ पे राइबोसोम बनेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ पढ़े हम लोगों ने, न्यूक्लियर पोर के बारे में जाना, और अल्टीमेटली हम लोगों ने जाना कि क्या होता है क्रोमोसोम, क्या होता है क्रोमैटिन। अब इसकी आगे की चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।